हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो मुझे रिकॉर्डेड डालना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जो लाइव क्लास हुआ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सोचा आपका लॉस नहीं हो, इसलिए इस वीडियो को समराइज़ कर देते हैं। मतलब जो हमने किया उस वीडियो में उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको ये सारी क्लासेस टाइम से मिलें। और साथ ही अगर मॉक क्वेश्चंस बनाने तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी मॉक्स मिलती हैं जो कि आपका काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले होता है वर्क डन ऑन गैस। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में ऐसे डिफाइन किया गया ना, अगर वर्क डन ऑन द गैस का बात कर रहे हैं, मतलब एक तरह से मान के चलो गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, गैस पे कोई बाहर से काम करेगा। जैसे देखो एक सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, उस पर कोई बाहर से काम करेगा, मतलब गैस तो कंप्रेस होगी ना। तो एक गैस के सेंस में तो निगेटिव वर्क डन हुआ, क्योंकि गैस के हिसाब से आप देखोगे तो निगेटिव होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखो, अगर वर्क डन बाई द गैस बोलें तो मतलब क्या है, इस केस में एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होगा मतलब वर्क पॉजिटिव होगा। और वैसे भी फिजिक्स में जब वर्क हम लोग जो डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो हम लोग वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जबकि केमिस्ट्री में हम लोग इंटरनल एनर्जी में चेंज के सेंस में डिफाइन करते हैं, इस वजह से वहाँ अपोजिट साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल ध्यान रखना, वर्क डन ऑन द गैस है मतलब गैस कॉम्प्रेस हुई, गैस कॉम्प्रेस हुई मतलब नेगेटिव वर्क डन हुआ। ठीक है, अगर गैस एक्सपैंड हुई तो उस पर पॉजिटिव वर्क डन हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट इसके बाद प्रोसेस होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ध्यान रखना हमेशा। एडियाबेटिक प्रोसेस का मीनिंग है ना डेल्टा क्यू जीरो। कोई भी हीट सिस्टम से ना आएगा, मतलब सिस्टम में ना बाहर से आएगा ना सिस्टम से बाहर जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस एडियाबेटिक बोला है तो एडियाबेटिक है। अगर एडियाबेटिक वॉल लगा दिया लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि उसमें हीट सप्लाई कर रहा है, वो एडियाबेटिक नहीं होगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब सिंपली पहचानना कैसे है, तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस अपना कुछ ऐसा दिखता है। उसका जो इक्वेशन रहेगा पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और गामा अपना क्या है, गामा यहाँ पे अपना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट। ठीक है, और देखो साथ में एक चीज़, अगर डेल्टा क्यू जीरो हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स का अपना फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, अब डेल्टा क्यू जीरो हो गया तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा क्यू। ठीक है, तो अपना वर्क डन जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का निगेटिव साइन के साथ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, ये पी की जगह पे एन आर टी अपॉन वी लिख सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से। ठीक है, और उसके हेल्प से यहाँ पे देखो जब एन आर टी अपॉन वी लिखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी वी का पावर गामा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक नया इक्वेशन मिला, टी वी रेज टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये भी अपना एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन है। ओके, आई होप दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। अब देखो, ये वर्क डन जो आता है एडियाबेटिक के केस में, वो अपना आता है एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा। इसी को कभी कभी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन वन माइनस गामा भी लिखता है। ठीक है, सॉरी वन माइनस गामा है ना तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक वो भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये आता कहाँ से है, तो देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो मैंने आपको बताया एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन टू लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अपना देखो जब आप एफ का वैल्यू डालोगे, एफ का वैल्यू जो आता है ना वो अपना आता है गामा माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किया और सिंपली यहाँ से जब हमने निकाला तो डेल्टा यू अपना आता है एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, और वर्क जो होगा निगेटिव साइन के साथ होता है, तो इसलिए वो निगेटिव साइन हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गामा और वन में। ठीक है, तो ये वन माइनस गामा हो गया। तो यहाँ से अपना निकला वर्क डन बाई गैस इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको हम लोग पीवी का पावर गामा, इसको हम लोग जो यहाँ वॉल्यूम वाला टर्म है इसको भी हम लोग टेम्परेचर प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ से अपना इक्वेशन जो बनता है पी रेज टू द पावर वन माइनस गामा टी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अपना ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस का एक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, तो आप एक पीवी का पावर गामा याद रखो, इसको देख के आप बाकी का निकाल सकते हो खुद से। ठीक है, चलो देन आगे कुछ चीज़ें समझो। देखो एडियाबेटिक कंप्रेशन अगर होता है तो डेल्टा क्यू जीरो होगा, ये तो क्लियर है। कंप्रेशन है तो अपना वर्क डन निगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम घटा होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ समझ रहे हो। उसके बाद देखो वॉल्यूम घटा, ये डब्ल्यू अपना निगेटिव हुआ और डेल्टा यू क्या होता है माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव है मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, और डेल्टा यू पॉजिटिव है तो सिंपल अपना एन एफ आर डेल्टा टी से बता दोगे आप कि टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होगा, अगर एक्सपेंशन हो रहा है डियाबेटिक तो डेल्टा क्यू तो फिर भी अपना जीरो होगा क्योंकि ये डियाबेटिक प्रोसेस है। लेकिन इस केस में क्या होगा ना कि ये अपना डेल्टा डब्ल्यू जो है ये ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है।
ठीक है, और एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, उसके बाद देखो जो अपने डेल्टा यू होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू होता है। अब डेल्टा डब्ल्यू खुद पॉजिटिव हो गया, मतलब डेल्टा यू को निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। और डेल्टा यू एक बार निगेटिव हो गया तो एन एफ आर डेल्टा टी से बता दोगे कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। आई होप क्लियर होगा। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ, ठीक है। देखो सिंपल सा ध्यान रखो, जो आइसोथर्मल का स्लोप होता है ना, जो ग्राफ मतलब इक्वेशन आता हुआ था डी पी अपॉन डी वी इक्वल्स टू माइनस पी बाई वी, यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो कम आता है एडियाबेटिक से। एडियाबेटिक में देखो कुछ ऐसा आता है आपका डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा पी बाई वी, ठीक है। तो गामा से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इस वजह से स्लोप बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का ग्राफ हाइपरबोला ही बनेगा, लेकिन जिसका स्लोप कम रहेगा वो आइसोथर्मल है, जिसका स्लोप ज़्यादा है वो एडियाबेटिक है। क्लियर, ठीक है। अब इसका काम कहाँ पे आएगा आगे देखो। देखो कार्नट साइकिल एक होता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा है पास्ट ईयर्स में, तो इसका ध्यान रखना। कार्नट साइकिल में देखो अपना ए से प्रोसेस शुरू होता है, तो सबसे पहला प्रोसेस ए से बी देखो अपना, तो ए से बी वाले प्रोसेस में ध्यान रखना है स्लोप कम है, इस वजह से आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। सेकंड, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, देखो वॉल्यूम एक्सिस पे हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, मतलब एक्सपेंशन होगा, तो इसलिए पहला प्रोसेस ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, अगर हम बी से सी जाते हैं तो बी से सी में देखो फिर से एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन इस बार स्लोप बहुत ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो अपना बी से सी हो जाएगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर हम सी से डी जाते हैं तो सी से डी में फिर वापस से अपना स्लोप कम है और इस बार वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है, इसलिए ये अपना बन जाएगा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। ओके, एंड लास्ट प्रोसेस अपना डी टू ए अगर वापस से जाते हैं तो इस केस में अपना एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन होगा, क्योंकि फिर से स्लोप ज़्यादा है और वॉल्यूम अभी भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे इसको याद रख सकते हो आप। देखो कार्नट साइकिल आया ना, आपको कार्नट इंजन भी बता दे रहा हूँ। कार्नट इंजन बेसिकली वो इंजन है ना, एक मतलब हाइपोथेटिकल इंजन है, जिसका मतलब एफिशिएंसी 100% है, मतलब इसको आप जितना एनर्जी दोगे सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट करेगा, इसी को कार्नट इंजन बोलता है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आती हैं। पहला अपना आता है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, सेकंड आता है अपना क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, दोनों का जो मतलब जो दोनों स्टेटमेंट मिला के बात कहना चाहते हैं वो आपको एक बार मैं बता देता हूँ। देखो दोनों स्टेटमेंट बस इतना बोलते हैं कि 100% एफिशिएंसी अचीव करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, किसी भी फिजिकल प्रोसेस में या किसी भी बोले तो मशीन के लिए, इंजन के लिए 100% एफिशिएंसी अचीव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस होगा ही फ्रिक्शन की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। तो इस वजह से अचीविंग 100% एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल, ठीक है। एक बस एकमात्र ऐसा कार्नट इंजन बनाया हुआ है, मतलब हाइपोथेटिकल इंजन है जो डिफाइन किया हुआ है, जिसका एफिशिएंसी 100% है। उसके अलावा किसी भी इंजन का प्रैक्टिकल वे में जो भी हमारे पास अवेलेबल है, किसी का भी एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी देखते हैं हीट इंजन का, ठीक है। देखो हीट इंजन कैसे काम करता है। हीट इंजन बेसिकली क्या होता है, उसको कुछ आप एनर्जी देते हो, ठीक है, उसको जैसे कि देखो सोर्स से आपने पावर एनर्जी एनर्जी कुछ हीट एनर्जी दिया Q1, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ वर्क किया होगा उस एनर्जी से, और कुछ हीट जो है सिंक को बाहर भेज दिया होगा, ठीक है, मतलब ये एनर्जी बाहर चला गया होगा, एग्जिट कर गया होगा, ये कुछ काम नहीं आया, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी जब हम लोग लिखेंगे तो देखो सबसे पहला Q1 इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस Q2, मतलब कुछ काम हुआ होगा, कुछ Q2 हीट बाहर रिजेक्ट कर दिया होगा, दोनों मिला के Q1 के इक्वल होगा। तो पहला इक्वेशन हमने लिखा Q1 इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस Q2। अब एफिशिएंसी क्या होता है कि एफिशिएंसी, आपका एफिशिएंसी बोलने इसका मतलब ये है कि आपने कुछ एनर्जी आपको दिया गया, ठीक है। जैसे मान लो पापा ने आपको 1000 रुपीज़ दिए, आपने मतलब कुछ ऐसा काम किया उसमें से बस 700 के इक्विवेलेंट ही सामान आया, आपके 1000 के सारे चले गए। तो यहाँ पे आपका एफिशिएंसी क्या बोला जाएगा, आपने 700 का सामान लाया, बदले में आपके 1000 रुपीज़ चले गए। तो एक तरह से यही होता है, जितना आपने काम किया उसके बदले में आपको जितना एनर्जी दिया गया, ठीक है, डब्ल्यू नेट अपन क्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू नेट आप लिख सकते हो यहाँ से ऊपर से Q1 माइनस Q2। ओके, क्लियर है। उसके बाद देखो जो भी हीट आपको दिया गया, दिया कितना हीट गया था Q1, सोर्स ने आपको Q1 हीट दिया था, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई Q1 माइनस Q2 अपन Q1। अब Q1 से डिवाइड कर देते हैं तो देखो 1 माइनस Q2 अपन Q1, ठीक है। और एक रिलेशन और होती है Q2 अपन Q1 इक्वल्स टू T2 अपन T1। तो इससे आपको एक और फॉर्मूला मिल जाता है, एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपन T1। हीट इंजन के केस में हम लोग डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। आई होप आप लोग याद रखोगे। एफिशिएंसी का सिंपल सा मीनिंग है, आपने कितना काम किया और उस काम को करने के लिए मतलब डिवाइड बाई आपको उस काम करने के लिए कितना एनर्जी दिया गया था। ओके,
चलो अब रेफ्रिजरेटर देखो, रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है, ठीक है। जैसे क्या करते हैं ना रेफ्रिजरेटर के केस में, मतलब एक तरह से देखो तो उल्टा प्रोसेस है। यहाँ पे आप ठंडे बॉडी को और ठंडा कर रहे हो, ठीक है। बाहर सराउंडिंग में आप हीट को भेज रहे हो जो कि ऑलरेडी मतलब ज़्यादा हॉट है। जैसे देखो अपना ये सोर्स हो गया, ठीक है। सोर्स को हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, रिजेक्ट करके हम बाहर भेज रहे हैं, और कुछ काम हमारा वर्किंग यूनिट जो है वो कर रहा है, और हीट निकाल के Q2 हीट निकाल के बाहर की तरफ भेज रहा है। जैसे सिंक जो है ना, इस बार ये हमारा जो मतलब प्रोडक्ट है काइंड ऑफ, यहाँ से हीट निकाल रहा है हमारा वर्किंग यूनिट, और उस हीट को निकालने में कुछ W काम कर रहा है, और हीट को निकाल के बाहर एक्सपेल कर रहा है Q1 हीट को, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कुछ ऐसे डिफाइंड है। देखो जो डिजायर्ड आउटपुट हम चाहते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर से हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रेफ्रिजरेटर हमारे मतलब सामान का टेम्परेचर घटा दे। जैसे हमने रेफ्रिजरेटर में आइसक्रीम रखा, हम सोचते हैं उसको फ्रीज कर दे, बिल्कुल फ्रीज करके रखें, मतलब उसका हीट कम से कम करे, ठीक है। तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट ये है कि यहाँ से Q2 हीट रिमूव हो, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है Q2, मतलब ऊपर में होता है डिजायर्ड आउटपुट, जो आप उससे आउटपुट चाहते हैं, और इस आउटपुट को देने के लिए उसने कितना काम किया, तो उसने काम किया W। और इस बार W को आप कैसे लिख सकते हो, W+Q2, एरो देखो W+Q2 मिला के बनाएंगे Q1, तो यहाँ से W आएगा Q1 - Q2। तो सिंपल सा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी आप आउटपुट चाहते हो और उस आउटपुट को देने के लिए रेफ्रिजरेटर ने कितना काम किया, ठीक है। इन दोनों का रेशियो ले लो, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। और ये हमारा आता है Q2/Q1 - Q2, Q1 - Q2 यहाँ से हमने पुट कर दिया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो हमारी थर्मोडायनेमिक्स में बस इतनी सी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट शॉर्ट में आपको सारा चीज़ बताया, ठीक है। अगर बाकी कोई डाउट आता है आप नोट्स को रेफर करो, या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो, ओके। आई होप सारा क्लियर हुआ होगा। बाकी कुछ चीज़ें और है जैसे कि इंट्रॉपी वगैरह है, तो देखो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। इंट्रॉपी होता है सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, ठीक है। जैसे कि देखो आपका घर है, आप घर को साफ़ नहीं करोगे, क्या होगा ना, धूल की लेयर जमती जाएगी, ठीक है। और एक टाइम आएगा ना जब आपका घर पूरा धूल से भर जाएगा, आप बहुत सारा दिन तक सफाई नहीं करोगे, तो क्या हो रहा है ना, बेसिकली अपने आपके रूम का रैंडमनेस बढ़ता जा रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लो, आपका रूम है, मान लो आप रूम में ढेर सारा आपका बुक्स होगा ना, आप बुक उठाओ वापस से उसको नहीं रखो, बुक को रैंडम कहीं कहीं रखते जाओ, धीरे धीरे करके रैंडमनेस रूम का बढ़ता जाएगा। तो यही बस रैंडमनेस जो सिस्टम और सराउंडिंग का बढ़ रहा है ना, ये इंट्रोपी होता है, ठीक है। और देखो सेकंड लॉ ये भी बोलता है कि जो यूनिवर्स का हमारा इंट्रोपी है ना, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो क्या होगा ना, कोई भी प्रोसेस हो दुनिया में, कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। और जो भी एनर्जी लॉस होगा वो सारा एनर्जी कहाँ जाएगा, वो सारा एनर्जी कुछ हीट के फॉर्म में, कुछ अलग अलग फॉर्म्स में जाके यूनिवर्स में जाता जा रहा है। अब आप सिंपल से एक्सपीरियंस करो, मान लो रोड पे आपने देखा होगा ना, बाइक स्किड करती है, फिर कार वगैरह का चक्का घिसता है, तो वहाँ पे क्या होगा ना, वहाँ पे हीट एक काइंड ऑफ जनरेट होगा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। और वो हीट एयर मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा एक्साइटेड करेगा, ठीक है, और वो लोग और ज़्यादा रैंडम मोशन करेंगे, तो एक तरह से भी रैंडमनेस बढ़ा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा मीनिंग है, दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो रहा है वो रैंडमनेस को बढ़ा रहा है, इंट्रोपी को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये सेकंड लॉ बोलता है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और अपना आता है गिब्स एनर्जी का, गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखो दुनिया में जितनी सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं, मतलब जो खुद से हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी खुद से प्रोसेसेस हो रही हैं, वो सारी की सारी उनका जो डेल्टा जी होता है यानी गिब्स फ्री एनर्जी, वो निगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रोसेस का डेल्टा जी निगेटिव है, वो मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो खुद से हो रही है, धीरे धीरे होती रहती है अपना। तो जितनी नेचुरल प्रोसेस होती हैं सारी की सारी स्पॉन्टेनियस होती हैं, या फिर बोले तो डेल्टा जी उनका निगेटिव होता है, ओके। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना, रिवर्सिबल प्रोसेसेस। देखो रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो हैं जिन प्रोसेसेस को हम लोग क्वासी एस्टेटिकली कैरी करते हैं। जैसे कि अगर बहुत ही स्लोली हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाएं तो अपना काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। रिवर्सिबल बोलने का मीनिंग ये है ना कि जैसे कि हम सिस्टम को ए से बी लेके गए, ठीक है, ए से बी ले गए हम, उसके लिए हमने कुछ काम किया होगा, ठीक है, वापस बी से ए लाएंगे, तो अगर हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग वापस से फिर इनिशियल स्टेट में आ जाता है, फिर प्रोसेस रिवर्सिबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं ना करोगे कि आप घर से निकले बाइक से, आप मार्केट जाओ, मार्केट से कुछ खा पी के आ जाओ, वापस घर पहुंच जाओ, आपके बाइक का पेट्रोल उतना का उतना हो, आपके पॉकेट में जो पैसे हैं उतने के उतने हो, कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। इसीलिए जितनी नेचुरल प्रोसेसेस हैं सारी की सारी इरिवर्सिबल हैं, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस बस एक मतलब काइंड ऑफ डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। आई होप याद रहेगा आपको एग्जाम्पल से। ठीक है देन, आपको थर्मो में इतना बताना था, बाकी का आप पहला क्लास रेफर करो, आपको कोई डाउट आता है बाकी कमेंट में लिखो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग अपना एसएचएम ऑसिलेशन वगैरह करेंगे।